नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विज्ञान क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम बात कर रहे थे महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की बात कर रहे थे। महाराणा कुंभा का जो काल है वो 1433 से और 1468 तक, 1433 से 1468 तक महाराणा कुंभा जी का काल रहता है। इसमें हमने महाराणा कुंभा के जो सैनिक अभियानों की जो बात कर रहे थे, यानी महाराणा कुंभा के जो सैनिक अभियान थे उसमें हमने बात कर ली थी राणा कुंभा के सैनिक अभियान। सैनिक अभियान में हमने एक तो आपू विजय की बात कर ली थी। आपू का जो शासक था कौन? सैसमल। सैसमल ने कुछ मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया था, तो राणा कुंभा ने क्या किया, उसको नारसिंह टोटिया के नेतृत्व में सेना भेजकर और सैसमल को पराजित किया और आपू पर अधिकार कर लिया था। दूसरी विजय पढ़ी थी हमने कौन सी? नागौर विजय। और नागौर का शासक कौन था? नागौर का शासक था फिरोज खां, और फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो शम्स का नागौर का शासक बना, तो जो उसका शम्स का जो चाचा जी थे कौन? मुजाहिद खां। मुजाहिद खां ने शम्स का को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद में शम्स का कहां चला जाता है? शम्स का मेवाड़ में राणा कुंभा की शरण में चले जाते हैं। राणा कुंभा से सहायता मांगते हैं, तो राणा कुंभा शर्त रखते हैं कि आप यदि नागौर का पुनः निर्माण न करवाएं, और एक तो नागौर का पुनः निर्माण नहीं होगा, यानी राणा कुंभा ने कुछ शर्त रखी थी। जब शम्स का सहायता के लिए मेवाड़ जाते हैं तो कौन? शम्स का को कहा कि एक तो नागौर का पुनः निर्माण नहीं होगा, ठीक है, और गायों की गो हत्या नहीं होगी, और प्रतिवर्ष कर देना पड़ेगा, ठीक है, कुंभा को। तो फिर ये शब्द स्वीकार कर लेता है शम्स का, और कुंभा क्या किया, फिर नागौर पर आक्रमण कर और नागौर का शासक किसको बना दिया? पुनः शम्स का को बना दिया था। और कुछ ही समय बाद कहते हैं कि शम्स का संधि तोड़ना शुरू कर देता है। इसने नागौर का पुनः निर्माण भी करवा दिया था और गायों की गो हत्या भी करवाई थी, और उसके बाद में इसने कर देने से भी मना कर दिया था राणा कुंभा को। तो राणा कुंभा ने क्या किया? शम्स का को पराजित किया, ठीक है, और नागौर को मेवाड़ में मिला दिया। फिर ये शम्स का पराजित होकर कहां चला जाता है? गुजरात में चला जाता है। गुजरात में किसकी शरण में चला जाएगा? गुजरात में चला जाएगा कुतुबुद्दीन की शरण में चला जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेता है शम्स का, अपनी पुत्री को लेकर जाता है, अपनी पुत्री को लेकर गुजरात जाता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन की शरण में। ये अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर देगा, ठीक है, और कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेगा, ठीक है। ये सहायता के लिए क्या करेगा? मेवाड़ पर आक्रमण करवाएगा, ठीक है, यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए शम्स का कुतुबुद्दीन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ये गुजरात विजय, ठीक, यानी गुजरात विजय। अब बात करेंगे नागौर विजय और कौन सी विजय? आपू विजय की बात कर ली थी। अब जो तीसरी विजय रहती है वो है गुजरात विजय। गुजरात विजय यानी गुजरात का जो शासक रहता है वो कौन रहता है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक कौन? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन को कुतुब शाह के नाम से जाना जाता है, कुतुब शाह, ठीक है। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन या कुतुब शाह है, यानी शम्स का ने कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर और कुतुबुद्दीन को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो फिर कुतुबुद्दीन और शम्स का दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, यानी कुंभा पर आक्रमण किया। लेकिन कुंभा ने क्या किया? अभी दोनों को पराजित किया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन को और शम्स का, दोनों को पराजित किया। इसमें महाराणा कुंभा विजयी रहता है और कुंभा इस शम्स का की क्या कर देता? भी हत्या कर देता है। कुंभा ने शम्स का की हत्या कर दी थी और कुतुबुद्दीन वापिस गुजरात
चला जाता है। ठीक है, किसी भी तरह ये बचकर गुजरात वापिस से चला जाता है। अब जो राणा कुंभा की जो विजय रहती है वो कौन सी रहती है? मालवा विजय रहती है। राणा कुंभा की कौन सी विजय? मालवा विजय। मालवा विजय। मालवा का शासक कौन होता है भी? राणा कुंभा के समय मालवा का शासक होता है कुतुबुद्दीन, मालवा का शासक होता है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। कौन होता है? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट होता है। मोहम्मद खिलजी सेकंड राणा सांगा के समय होता है। ठीक है, इसने भाई मेवाड़ पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? भाई मेवाड़ पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। और कहते हैं कि एक बार मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। यानी मोहम्मद खिलजी ने एक बार किस पर आक्रमण किया था? अचलगढ़ दुर्ग पर। अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट होगी। ठीक है, तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो अचलगढ़ दुर्ग कहां भी? सिरोही के अंदर। अचलगढ़ दुर्ग कहां भी? सिरोही में। राणा कुंभा ने जिसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन सी विजय में? आबू विजय में राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था 1452 ईस्वी में। ठीक है, अब मालवा पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? भी राणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण क्यों किया था? उसका कारण मैंने पहले बता दिया कि जो महाराणा कुंभा के जो पिता थे मोगल, तो मोगल के जो हत्यारे थे कौन? एक तो अक्का और एक महपा पवार। इन दोनों को मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। ठीक है, शरण दे रखी थी। कहां पर? मालवा में। मुख्य कारण क्या था? कारण यदि आपसे पूछ ले कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट या मैं कहूं भी राणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि जो राणा कुंभा के जो पिता थे मोगल के जो हत्यारे थे अक्का और महपा पवार, उनको मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने शरण दे रखी थी। तो महाराणा कुंभा ने इन दोनों की मांग भी की थी पहले, मतलब कुछ पत्र वगैरह भिजवाकर भी मेरे जो विरोधी जो सैनिक है उनको मतलब वापिस लौटा दो। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को कहा, लेकिन मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है ये इनको भेजने से मना कर दिया था। तो फिर क्या हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। राणा कुंभा का नाम भेजा तो ठीक है, आजा वैसा युद्ध करना पड़ेगा। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ। ये जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था ये हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कब हुआ था? ये हुआ था 1437 ईस्वी में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट रहता है सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, 1437 को मध्य प्रदेश में हुआ था। और कारण मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें जो कहते हैं कि महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। ठीक है, किसकी विजय हुई थी? राणा कुंभा की विजय हुई थी। ठीक है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है इसमें पराजित हुआ था। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट पराजित हुआ था। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट पराजित हुआ। ठीक है, राणा कुंभा ने इस सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में किसका निर्माण करवाया था? अभी आपसे पूछ लिए कि इस सारंगपुर विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय की स्मृति में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहां पर दिखाई नहीं देगा शायद आपको। सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये विजय स्तंभ की बात हम जो महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला में जो योगदान रहता है उनमें बात कर लेंगे। ठीक है, ये जो विजय रहती है महाराणा कुंभा की मालवा विजय रहती है। अब जो मालवा का शासक होता है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ये गुजरात में ताज खां को दूत के रूप में भेजेगा। ठीक है, संधि करने के लिए। यानी गुजरात और मालवा के मध्य क्या होती है? एक संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। ठीक है, ये दोनों जो गुजरात का शासक होता है कौन? कुतुबुद्दीन, और मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ये दोनों मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक संधि करते हैं जिसका नाम है चंपानेर की संधि। तो अब जो विजय रहती है वो कौन सी रहती है? महाराणा कुंभा की।
मालवा और गुजरात विजय रहती है। मालवा वह गुजरात विजय, मालवा व गुजरात विजय रहती है। ठीक है, महाराणा कुंभा की मालवा व गुजरात विजय, यानी जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, जैसे भी मैंने आप बस समझ लेना। तो यहां गुजरात है और यहां मालवा यानी एमपी है। मालवा का शासक कौन होता है? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। और गुजरात का शासक होता है कौन? कुतुबुद्दीन। गुजरात का शासक होता है कुतुबुद्दीन। ठीक है, इसने क्या किया? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने गुजरात में एक ताज खान के नेतृत्व में ताज खान को दूत के रूप में भेजा। ठीक है, कुतुबुद्दीन के साथ मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए, यहाँ पर मेवाड़ था, इस मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए इस संधि में जो शर्त रखेगी ये रखेगी कि जो मेवाड़ का जो उत्तरी भाग है ये तो कौन रख लेगा? मालवा रख लेगा, और मेवाड़ का जो दक्षिणी भाग रहेगा ये कौन रख लेगा? ये गुजरात रख लेगा। ठीक है, ये संधि का नाम क्या होता है? चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। ये चंपानेर की संधि कब होती है? 1456 ईस्वी को होती है। किस किस के बीच में? गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा के जो शासक होते हैं उनके बीच में होती है। 1456 को होती है चंपानेर की संधि। ठीक है, चंपानेर कहां है? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। गुजरात में होती है ये संधि। ठीक है, अब ये जो मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और गुजरात का कुतुबुद्दीन दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। यानी उस टाइम कहते हैं कि कुंभा जो होता है वो कहां होता है? बदनौर नामक स्थान पर होता है, और बदनौर वर्तमान में कहा होता है? भीलवाड़ा में आता है। बदनौर नामक स्थान पर यहां होता है राणा कुंभा। ठीक है, ये दोनों यहां से संयुक्त आक्रमण करेंगे और बदनौर नामक स्थान पर राणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं। राणा कुंभा ने दोनों को पराजित किया। किस किस को? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को और कुतुबुद्दीन, दोनों को पराजित किया। यानी बदनौर का युद्ध होता है 1457 को, यानी एक साल बाद में ये आक्रमण होता है दोनों का। अभी मैं लिखा देता हूं। चंपानेर की संधि के बाद में एक साल बाद में युद्ध होता है जिसका नाम है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। बदनौर का जो युद्ध होता है ये होता है कब? 1457 ईस्वी को। 1457 को बदनौर का युद्ध होता है। भीलवाड़ा में पड़ता है वर्तमान में। बदनौर पूछे तो वर्तमान में कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है, बदनौर का युद्ध एक साइड तो आप लिख लेना राणा कुंभा और वर्सेस एक तो कुतुबुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन, और एक होता है कौन? मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट होता है। ठीक है, इसमें राणा कुंभा जो विजयी होता है और ये दोनों क्या होते हैं? पराजित होते हैं। ठीक है, अब बदनौर विजय की स्मृति में राणा कुंभा जो है किसका निर्माण करवाएगा? भीलवाड़ा में कुशाला माता या कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। कि मंदिर का निर्माण करवाया बदनौर विजय की स्मृति में। सहारनपुर विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और बदनौर विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? भीलवाड़ा में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। भीलवाड़ा में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, यह जो विजय रहती है महाराणा कुंभा की, कौन सी विजय रहती है? बदनौर विजय रहती है। इसमें मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन दोनों क्या होते हैं? पराजित होते हैं बदनौर के युद्ध में। ठीक है, ये जो राणा कुंभा के जो सैनिक अभियान थे। अब नेक्स्ट बात करेंगे महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला में क्या योगदान रहता है, उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि महाराणा कुंभा का जो स्थापत्य कला में क्या योगदान रहता है। महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में स्थापत्य कला क्या होती है? स्थापत्य कला होती है एक भवन निर्माण की कला होती है। भवन निर्माण की कला होती है स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में क्या योगदान रहते हैं उसकी बात करते हैं। तो महाराणा कुंभा जो
मारणाकुंभा का जो काल है ना, मारणाकुंभा का जो काल वो क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, मारणाकुंभा का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। एक पुस्तक है वीर विनोद पुस्तक, जो किसके भी वीर विनोद पुस्तक जो है वो कवि राजा श्यामलदास ददोड़िया की है। कवि राजा श्यामलदास ददोड़िया की है। ददोड़िया कहां का रहने वाला भी? श्यामलदास ददोड़िया। ये जो श्यामलदास ददोड़िया ये ढोलकिया गांव भीलवाड़ा का रहने वाला है। ठीक है, इसको कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? इसको सज्जन सिंह ने दी थी, महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी। ठीक है, और वीर विनोद पुस्तक है ना, इस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मारणाकुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने ही करवाया है। तभी तो मारणाकुंभा को क्या माना जाता है? स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है और इनका जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मारणाकुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। अकेले राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, यानी मेवाड़ में है कि ये 84 दुर्ग न कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में नहीं, केवल मेवाड़ में है। ठीक है, इसको याद रखना। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है, तभी तो मारणाकुंभा को क्या कहते हैं कि स्थापत्य कला का जनक माना जाता है और स्वर्णकाल माना जाता है मारणाकुंभा का काल जो है। अब क्या क्या योगदान देते हैं? जैसे मारणाकुंभा ने चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माण करवाया है। ठीक है, एक तो चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो 7वीं शताब्दी में किसने निर्माण करवाया था इसका? 7वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। जो मौर्य शासक था चित्रांग मौर्य, जिसने 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। फिर इसका आधुनिक निर्माण कौन करवाता है? मारणाकुंभा करवाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं, किलों का शिरमौर कहते हैं और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसके अलावा मारणाकुंभा ने एक तो अचलगढ़ दुर्ग वह बसंतगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग, ये दोनों कार्य आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है, इसका क्या करवाया था? मारणाकुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण कब करवाया था? अभी इनका जो पुनः निर्माण है वो 1452 ईस्वी में करवाया था। 1452 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और 1453 में क्या हुआ था? आवल बावल की संधि सभाएं ने करवाई थी ना। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। इसके अलावा एक बेराट दुर्ग का निर्माण करवाया मारणाकुंभा ने। बेराट दुर्ग, ये जो बेराट दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा में है। जो युद्ध होता है ना बदनौर का युद्ध, 1457 को पीछे पड़ के बदनौर का युद्ध, उस बदनौर विजय की स्मृति में मारणाकुंभा ने एक तो कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया है, एक विराट दुर्ग का निर्माण करवाया है। इसके अलावा मारणाकुंभा ने बोमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। बोमड़ दुर्ग कहां है? बोमड़ दुर्ग जो उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में है। बोमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। एक जो दुर्ग रहता है कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका मारणाकुंभा ने निर्माण करवाया था राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मारणाकुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? भी राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं? राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा इसे मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहते हैं। मेवाड़ शासकों की
मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहते हैं। तो मारवाड़ शासकों की शरणस्थली पे कौन सा दुर्ग रहता है? शिवाणापुर बाड़मेर रहता है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग को मच्छेंद्र दुर्ग कहते हैं, मच्छेंद्रपुर दुर्ग कहते हैं, ठीक है, मच्छेंद्रपुर दुर्ग कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग को जो एक कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की अभी? एक दुर्ग है एट्रुस्कन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? एट्रुस्कन दुर्ग से तुलना करते हैं। जो ये एट्रुस्कन दुर्ग है ना, ये जापान के अंदर है, याद रखना। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है। और अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहता है कि इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाए, ये अबुल फजल कहता है। ये जो दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। अब महाराणा कुंभा है वो सहारनपुर विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। उसकी बात करते हैं विजय स्तंभ की। ठीक है, ये स्थापत्य कला में हमारा चल रहा है। महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला में जो योगदान रहता है उनकी बात कर रहे हैं। विजय स्तंभ को प्रीति स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है महाराणा कुंभा सहारनपुर विजय की स्मृति में करवाता है। जो 1437 में लड़ा था, सहारनपुर युद्ध का हुआ ना, सहारनपुर युद्ध विजय की स्मृति में किसने करवाया था इसका निर्माण? इसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने कब से लेकर कब तक करवाया था? इसका निर्माण है 1440 से लेकर और 1448 ईस्वी तक चला था, ठीक है। इस विजय स्तंभ का जो शिल्पी रहता है वो कौन रहता है? विजय स्तंभ का जो शिल्पी है वो है जेता और उसके पुत्र कौन? नापा और पुंजा। जेता और उसके पुत्र नापा और पुंजा इसके शिल्पी रहते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी ऊंचाई पूछे ना, विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई रहती है वो रहती है कितनी? 122 फीट। 122 फीट ऊंचाई है। और कितना मंजिल है? अगर मंजिल पूछे तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। अगर आपको पूछे कि विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां बनी हुई है तो कितनी सीढ़ियां भी सीढ़ियां पूछे तो 157 सीढ़ियां हैं। 157 सीढ़ियां हैं, ठीक है। यानी 9 मंजिला ये विजय स्तंभ है, ठीक है। 9 मंजिला विजय स्तंभ। इसकी जो तीसरी मंजिल है ना, इस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ? अभी 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो प्रथम जो मंजिल है, इस पर मूर्ति है किसकी है? भगवान विष्णु की है। किसकी है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण विजय स्तंभ को, ये जो विजय स्तंभ है ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? अगर आपसे पूछे कि ये जो विजय स्तंभ है ये किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो प्रथम जो मंजिल है इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, जिस कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। उपेंद्र नाथ डे ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसकी कि विजय स्तंभ है, इसके उपनाम क्या क्या है? विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन ने क्या कहा? फर्ग्यूसन ने इसको फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन से की है। रोम के टार्जन से की है। और रोम का टार्जन कहां है? रोम का टार्जन इटली के अंदर है। कहां है? इटली के अंदर है, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड
कर्नल जेम्स टोड इसे कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताता है। किसे? कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ किसको बताया? अभी विजय स्तंभ को। ठीक है, विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। और उपेंद्र नाथ डे इसे विष्णु ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहते हैं। इसके अलावा एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा जो है, इसे क्या कहते हैं? भी इसे हिंदू देवी देवताओं का एक व्यवस्थित संग्रहालय बताते हैं। क्या बताते हैं? हिंदू देवी देवताओं का क्या एक व्यवस्थित संग्रहालय। कि ये जो गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है एक हिंदू देवी देवताओं का व्यवस्थित संग्रहालय है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये तो पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष है। क्या है? पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष। ये कौन कहते हैं? ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं। इसके अलावा जो सीमा राठौड़ है वो कहती है कि संगीत की भव्य चित्रशाला है। सीमा राठौड़ क्या कहती है? सीमा राठौड़ कहती है कि ये तो संगीत की भव्य चित्रशाला। तो फिर इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष किसने कहा है? तो वो डॉक्टर हरमन गोट्स ने कहा है। डॉक्टर हरमन गाटज ने कहा है कि ये तो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष है। ठीक है, ये विजय स्तंभ के क्या रहते हैं? उपनाम रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विजय स्तंभ है, इसको मतलब किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? विजय स्तंभ एक तो श्री सीमेंट का, इसके अलावा राजस्थान पुलिस का, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, विजय स्तंभ। और इसकी जो 9वीं मंजिल है ना, उस पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसका जो पुनर्निर्माण कौन करवाएंगे? महाराज स्वरूप सिंह करवाएंगे। पहले बात कर लेते हैं ये किस किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ जो है वो प्रतीक चिन्ह है। तो एक तो श्री सीमेंट का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, और 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाने से क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्निर्माण कौन करवाएंगे? महाराणा स्वरूप सिंह। हो जाने पर पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह रहते थे। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसके अलावा एक जैन कीर्ति स्तंभ है, वो अलग है, जिसका निर्माण एक जैन जीजा बघेलवाल ने करवाया था, जो आदिनाथ या फिर ऋषभ देव जी को समर्पित है। 7 मंजिला रहता है। ठीक है, 75 फीट ऊंचा रहता है, वो अलग से है। ठीक है, इसके अलावा विजय स्तंभ की बात करें तो भारत सरकार द्वारा ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर भारत सरकार द्वारा 15
अगस्त 1949 को 1949 ईस्वी को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, यानी ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये जो विजय स्तंभ की बात थी जो हमने कर ली है। अब जो नेक्स्ट जो एक और है कभी कि विजय स्तंभ पर कृति स्तंभ प्रशस्ति अंकित है। कौन सी प्रशस्ति? विजय स्तंभ पर कृति स्तंभ प्रशस्ति। ये जो कृति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा ने अंकित करवाई थी। कृति स्तंभ प्रशस्ति, कृति स्तंभ प्रशस्ति ये 1460 ईस्वी में राणा कुंभा ने अंकित करवाई। किस पर? विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ पर कृति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने अंकित करवाई थी। इस कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? अत्रि पुत्र महेश भट्ट है। ठीक है, यानी अत्रि ने शुरू किया, उसके बाद अत्रि की मृत्यु हुई, उसके बाद उसको पूर्ण किसने किया था? महेश भट्ट ने किया था। तब इसको कहते हैं कि जो कृति स्तंभ प्रशस्ति इसके रचनाकार कौन है? कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार अत्रि पुत्र महेश भट्ट हुए हैं। ठीक है, अब कृति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। महाराणा कुंभा की जो उपाधि है शैल गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, नंदिकेश्वर, रणराज, नाटकराज, गणपति, नरपति, अशोपति, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, ये जो सभी उपाधियां हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।